वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साथ सीबीएसई 12th क्लास हिस्ट्री की पार्ट 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से देखिए और यदि आपको कहीं पर कोई डाउट होता है, कोई चीज़ क्लियर नहीं होती तो हमें कमेंट करिए, हमें सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पाठ 3 का पाठ प्रत्यय है। इसमें महानवमी डिब्बा के बारे में पढ़ेंगे, राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन उनके बारे में पढ़ेंगे, धार्मिक केंद्र, राजधानी का चयन, गोपुरम और मंडप, महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन, उत्तरों की खोज में प्रश्न और 2 काल रेखाएं हैं, जिसमें पहले महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन और दूसरी काल रेखा में विजयनगर की खोज व संरक्षण की मुख्य घटनाएं। तो ये पार्ट 3 का पाठ प्रत्यय है, पार्ट 3 का। और इस पार्ट 7 के पार्ट 3 में ये चीजें आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, ये महानवमी डिब्बा है, ये शहर में बना हुआ है और ये बड़ी विशालकाय आकृति है। इसका जो आधार है वो 11,000 फीट स्क्वायर में है, 11,000 फीट स्क्वायर। और इसकी जो ऊंचाई है वो 40 फीट है। तो अब देखिए, इतना जो आकार है इसका महानवमी डिब्बा का, ये बहुत विशाल आकार है। और ये क्या है, कैसे है, अभी आगे देखिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये महानवमी डिब्बा, देखिए, ये महानवमी डिब्बा की जो दीवारें हैं उनके ऊपर उत्कीर्णित कलाकृतियां हैं। ये पत्थर में उभार करके बनाई गई हैं। ये महानवमी डिब्बा की जो दीवारें हैं उसके चारों तरफ इन कलाकृतियों को बनाया गया है। महानवमी डिब्बा, राजा के भवन नामक संरचना के पास 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं, एक सभा मंडप और दूसरा महानवमी डिब्बा। राजा के भवन नामक संरचना के पास, ठीक है, 2 प्रभावशाली मंच हैं, एक तो सभा मंडप है और दूसरा है महानवमी डिब्बा। ठीक है, यह पूरा क्षेत्र एक दोहरी दीवार से घिरा है और इसके बीच में एक गली है। पूरा क्षेत्र दोहरी दीवार से घिरा हुआ है, बीच में एक गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो लकड़ी के स्तंभ रहे नहीं होंगे, क्योंकि सब बर्बाद कर दिया, जला दिया उन लोगों ने। लेकिन अब जो है इसके छेद बने हुए हैं और इसकी दूसरी मंजिल इन स्तंभों पर टिकी थी। जाने के लिए सीढ़ियां थी। जो दूसरी मंजिल थी वो इन स्तंभों के ऊपर ही बनी हुई थी, लेकिन न तो वो अब स्तंभ है वहां और ना ही वो दूसरी मंजिल है, लेकिन सीढ़ियां जो है वो बनी हुई है। शहर की सबसे ऊंचे स्थान में से एक स्थान पर महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच के रूप में स्थित है। ये सबसे ऊंचा स्थान है शहर का, जहां पर ये महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है। 11,000 स्क्वायर फीट जिसका आधार है और 40 फीट जिसकी ऊंचाई है। तो आप स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विशाल वो रहा होगा, जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इस पर लकड़ी की संरचना के साक्ष्य मिले हैं, यानी उस पर लकड़ी का कुछ बना हुआ था, ठीक है। एवं आधार पर मूर्तियां उत्कीर्ण की गई हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। तो ये जो महानवमी डिब्बा है, ये महानवमी डिब्बा एक मंच था जो शहर की सबसे ऊंची जगह पर था, ठीक है, और एक सभा मंडप था। ये 2 मंच थे, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर अक्टूबर के दशहरा, दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। तो देखिए,
सितंबर अक्टूबर में क्या आता है? सितंबर अक्टूबर में महानवमी की पूजा आती है, नवरात्रे आते हैं, ठीक है। और नवरात्रों के बाद फिर दशहरा आता है, और इसमें दुर्गा पूजा और नवरात्रि के अवसर जिस पर किए जाते हैं। तो ये जो महानवमी डिब्बा है, इस पर नवरात्रि का त्योहार जो है मनाया जाता था, दशहरे का त्योहार इस पर मनाया जाता था, ठीक है। जिसमें राजा लोग भी आते थे, सभी लोग बैठते थे, ठीक है। और उनके सैनिक सरदार भी आते थे, और पूरी पब्लिक इकट्ठी होती थी, तब ये इतना विशालकाय है। इस अवसर पर मूर्ति पूजा, राज्य के अश्व की पूजा, जो राज्य का अश्व होता था उसकी पूजा की जाती थी, मूर्तियों की पूजा की जाती थी, और भैंसे और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी। भैंसा और अन्य जानवर जो होते थे उनकी बलि दी जाती थी, ठीक है। तो ये देखिए आप, भैंसे और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी, नृत्य होता था, कुश्ती स्पर्धा होती थी, तथा साज लगे घोड़ा, हाथी तथा रातों और सैनिक रथों तथा रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा दी जाने वाली औपचारिक भेंट इसके मुख्य आकर्षण थे। तो जो महानवमी डिब्बा पे जो त्योहार मनाया जाता था, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती थी, उस पर क्या क्या काम होते थे, ये देखिए। वहां पर सबसे पहले मूर्ति पूजा और अश्व की पूजा होती थी, राज्य के अश्व की पूजा, ठीक। उसके बाद भैंसे और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी, ठीक है। और उसके बाद में फिर नृत्य और कुश्ती की प्रतिस्पर्धाएं होती थी, लोग अलग अलग आकर के होड़ करते थे, तथा साज लगे घोड़ा, हाथियों तथा रातों रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा निकलती थी। नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा दी जाने वाली औपचारिक भेंट इसके मुख्य आकर्षण थे, ठीक है। इसके बाद में त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा नायकों की सेना का खुले मैदान में निरीक्षण करता था। अब दो तरह की सेनाएं होती थी, एक तो राजा के पास अपनी निजी सेना होती थी, और एक जो नायक लोग होते थे उनकी सेना होती थी, तो वो भी अपनी सेना लेकर के आते थे। तो इनका खुले मैदान में राजा जो है वो निरीक्षण करता था। एवं नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट लेकर के आते थे, ठीक है, क्योंकि यही वो अवसर होता था जिस अवसर पर वो अपने क्षेत्र से उगाए गए कर का कुछ अंश जो है वो राजा को देते थे। लेकिन विद्वान मानते हैं कि स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था, ठीक है। ऐसा माना भी जाता है, लेकिन वहाँ की जो परिस्थिति है उसे देखते हुए विद्वान लोगों का ऐसा मानना है कि इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हों, ऐसी वो जगह नहीं है, ठीक है। तो ये महानवमी डिब्बा का डिटेल है। अब आप देखिए, ये महल है, कमल महल, ठीक है। बताते हैं कि यह एक परिषदीय कक्ष था। यहाँ राजा अपने सभासदों के साथ बैठ करके विचार विमर्श किया करता था। यह एक परिषदीय कक्ष था, यहाँ पर परिषद होती थी, ठीक है। और ये इस महल के पास ही, कमल महल के पास ही, ये हाथियों का अस्तबल है, ठीक है। हाथियों को इसमें रखा जाता था, ठीक है, और उनकी देखभाल की जाती थी, ठीक है। तो ये हाथियों का अस्तबल है, ये अभी इसी हालत में वहां पर बने हुए हैं। राजकीय केंद्र में स्थित अन्य भवन, कौन कौन से भवन है? सबसे सुंदर कमल महल है, जिसका अभी मैंने आपको चित्र दिखाया था। इसका नामकरण 19वीं सदी में अंग्रेज यात्रियों ने किया, जो शायद परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। तो ये जो कमल महल जो नाम दिया है, ये अंग्रेज यात्रियों के द्वारा इसको दिया गया है 19वीं सदी में,
ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि यह परिषदीय सदन था और राजा जो है यहाँ पर अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। और कमल महल के पास ही, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, हाथियों का एक अस्तबल है। ठीक है। तो ये राजा के जो राजकीय केंद्र था उसके पास ही स्थित थे ये कमल महल और अस्तबल। एक अत्यंत दर्शनीय राजा और उसके परिवार के द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए हजार राम मंदिर है, जिसकी आंतरिक दीवारों पर रामायण से लिए गए कुछ अंश उत्कीर्णित हैं। एक अत्यंत दर्शनीय है, यानी बहुत ही देखने लायक मंदिर है हजार राम मंदिर। ठीक। और ये हजार राम मंदिर जो है, राजा और उसके परिवार के लोग इसको प्रयोग करते थे। ठीक है। जन सामान्य के लिए ये खुला हुआ नहीं था। इसकी दीवारों पर रामायण से जुड़ी हुई जो किस्से कहानियां हैं उनके चित्र उत्कीर्णित हैं। ठीक है। इनमें से कई संरचनाएं तालीकोटा युद्ध के बाद विनष्ट कर दी गई, लेकिन कुछ भवन आज भी अस्तित्व में हैं। ठीक है। ये तालीकोटा युद्ध जो राक्षस टंगड़ी का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को पराजित कर दिया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उस युद्ध में बहुत सारी इमारतों को तोड़ डाला गया। ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ इमारतें जो है आज बची हुई हैं। अब देखिए, ये विरूपाक्ष मंदिर है। आप इसकी विशालता से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना विशाल रहा होगा ये इसकी बाउंड्री वॉल है। ठीक है। ये इसका शिखर है और यहाँ इसके लिए पानी के टैंक वगैरह हैं। तो इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। ये विरूपाक्ष मंदिर, ये विरूपाक्ष मंदिर उस समय पर ज़्यादा इसका नुकसान नहीं हुआ था। 1565 के युद्ध में इसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया गया था किसी कारणवश। ठीक है। तो ये विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी यानी हम्पी के मंदिर, ये दो मंदिर तो वहाँ सुरक्षित अवस्था में मिले हैं। और इन दोनों मंदिरों के पुजारियों से चर्चा करने के बाद में इस स्थान के इतिहास को खोजने में इतिहासकारों को बहुत मदद मिली है। हम्पी यानी पंपा देवी का मंदिर और ये विरूपाक्ष मंदिर, ये दोनों मंदिर ज्यादा इनका नुकसान नहीं हुआ था। कहते हैं विरूपाक्ष शिव जी का रूप है और हम्पी जो है वो पार्वती का रूप है, पंपा देवी। तो पंपा देवी ने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए तपस्या की थी, उसके बाद शादी हुई। तो उसी तरीके से ये पंपा देवी ने भी विरूपाक्ष को पाने के लिए तपस्या की थी, ऐसी वहां पर मान्यता है। ठीक है। तो ये विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी का मंदिर, ये दोनों मंदिर अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं और आज भी व्यवहार में हैं। लोग आज भी यहाँ जाते हैं, पूजा उपासना करते हैं। कहते हैं ये विरूपाक्ष मंदिर जो है, इसको आतताइयों ने बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। और शायद दुनिया पूरे भारत का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर जो है मुस्लिम आक्रांताओं ने कोई नुकसान नहीं किया। देखिए, ये हजारा राम मंदिर है जो राजकीय परिवार के लिए, जो राजा और उसके परिवार के लोगों के पूजा उपासना के लिए होता था। इसकी दीवारों पर जो है वो, इसकी जो दीवारें हैं, इन दीवारों पर रामायण की कथाएं हैं, रामायण के जो प्रसंग हैं वो उत्कीर्णित हैं। हजारा राम मंदिर। अब देखिए, ये हजारा राम मंदिर की दीवारें हैं जिन पर ये उत्कीर्णित किया गया है। ये सब पत्थर पर उत्कीर्ण करके तब ये पत्थर वहां लगाए गए हैं। तो इस तरह का सुंदर देखने में रहा होगा ये जरूर। अब धार्मिक केंद्र की बात आती है, यानी जो विजयनगर का जो क्षेत्र है वहां पर धार्मिक केंद्र जो निकला है, उस धार्मिक केंद्र में क्या क्या है वो देखिए। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ की माता देवी पंपा देवी ने पहाड़ियों में विरूपाक्ष शिव का एक रूप से विवाह के लिए तप किया था और आज तक यह विवाह प्रतिवर्ष विरूपाक्ष मंदिर में धूमधाम से आयोजित होता है।
यानी पंपा देवी का और विरूपाक्ष का जो विवाह है वो विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष जो आयोजित होता है, और इस अवसर पर वहाँ पर मेला लगता है। भक्त लोग दूर दूर से आते हैं दर्शन करने के लिए। ठीक है। यहाँ की पहाड़ियां ही रामायण के बाली और सुग्रीव के वानर राज की रक्षा करती थी, जिसे पंप देवी के नाम से पंपापुर कहा जाता था। रामायण में जो बाली और सुग्रीव का विवरण मिलता है, बाली की जो कैपिटल थी वो पंपापुर थी। तो पंपापुर इन्हीं पहाड़ियों के बीच में स्थित था, और वो भी पंपा देवी के नाम पर ही था। तो रामायण की कथा में जो प्रसंग है वही यहाँ पर भी उसे पंपा देवी उसी तरीके से माना जाता है। तो यह स्थान रामायण काल का जो है बाली और सुग्रीव की राजधानी रहा था। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य से पहले के जैन मंदिर, बाकी धार्मिक मान्यताएं भी मिली हैं। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य से पहले के जैन मंदिर यहाँ बने हुए हैं बहुत सारे। तो यह स्थल जो है दर्शनीय स्थल रहा प्राचीन काल से ही, इसीलिए यहाँ पर जैनियों ने भी अपने मंदिर बनवाए थे। विजयनगर शासक के स्थान का चयन पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिरों का अस्तित्व के कारण ही किया गया। अब विजयनगर शासकों ने भी यहाँ पर अपनी कैपिटल बनाने के लिए, अब यहाँ अपनी राजधानी बनाने के लिए इस स्थान का जो चयन किया था, उसके पीछे यही कारण था, एक पंपा देवी और एक विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है। पंपा देवी और विरूपाक्ष मंदिर के कारण इस स्थान को विजयनगर के शासकों ने चुना था यहाँ पे राजधानी बनाने के लिए। और यहाँ के शासक अपने आदेशों पर से विरूपाक्ष शब्द कन्नड़ लिपि में लिखते हैं, और वो आज भी विरूपाक्ष को अपना जो है इष्ट मानते हैं शासक। और जब भी कोई आदेश यहाँ पारित होता है तो उस पर श्री विरूपाक्ष लिखा होता है कन्नड़ भाषा में। ठीक है। तो आज भी यहाँ के जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे उनके इष्ट भी विरूपाक्ष ही थे। विजयनगर के शासक देवताओं से गहन संबंध के संकेत के रूप में हिंदू सूरत राणा अर्थात हिंदू सुल्तान का प्रयोग भी करते थे। ठीक है। और विजयनगर के जो शासक थे उनके नाम के आगे राय लगता था, ये मैंने पिछले पाठ में आपको बताया था। वो राय लगाते थे ज्यादातर अपने नाम के आगे, लेकिन जब वो कोई पत्र जब बाहर के लिए जाता था तो वो उसमें नीचे लिखा करते थे हिंदू सूरत राणा। ठीक है। हिंदू सूरत राणा का मतलब है कि वो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो हिंदू सूरत राणा शब्द का वो प्रयोग करते थे, और यह जो प्रयोग था ये दिखाता था कि वो जो है हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। जिस तरह से हिंदू सूरत राणा का मतलब हिंदू सुल्तान भी होता था। ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप को दिखाते थे कि वो देवताओं से जुड़े हुए हैं और देवताओं के अनुसार ही चल रहे हैं। मंदिर स्थापत्य बनाई गई संरचनाएं राय गोपुरम, मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे देवस्थानों के चारों ओर बनाए जाते थे। ठीक है। मंदिर स्थापत्य यहाँ द्रविड़ शैली का था। ठीक है। जिसमें गोपुरम होते थे, मंडप होते थे, लंबे स्तंभों वाले गलियारे होते थे, बरांडा टाइप के। ठीक है। और जो जो देवस्थान होता था उसके चारों ओर बनाए जाते थे। विरूपाक्ष मंदिर में देखा होगा आपने, उसके चारों तरफ जो है इस तरह की इमारतें बनी हुई थी। दो मंदिर, विठल मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर, संरचना में काफी सूक्ष्मता को दिखाते हैं। विठल मंदिर विष्णु का है, विरूपाक्ष मंदिर शिव का है। ठीक है। ये दो विचारधाराएं वहां चलती थी, शैव और वैष्णव वाली। तो विठल मंदिर जो है वो विष्णु का और विरूपाक्ष मंदिर शिव का। संरचना में काफी सूक्ष्मता को दिखाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने राज्यारोहण के समय बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर के सामने जो मंडप बना हुआ है वो राजा कृष्णदेव राय ने, जिस समय उसका राज्यारोहण हुआ था 1509 ईस्वी में, उस समय उसने ये मंडप बनवाया था विरूपाक्ष मंदिर में। ठीक है। अगला, मंदिर के सभागारों का प्रयोग देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य, नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए होता था। ठीक है। मंदिर के जो सभागार थे उनमें क्या होता था, देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी, उनके विवाह होते थे। ठीक है। वहाँ संगीत होता था, नृत्य होता था, नाटकों के आयोजन होते थे।
तो इन कार्यों के लिए वो ये स्थान जो है, सभागार जो है वो प्रयोग होते हैं। विट्ठल मंदिर विष्णु के एक रूप का मंदिर था, जो ये दिखाता है कि साम्राज्य व संस्कृति के निर्माण के लिए शासकों ने विभिन्न परंपराओं को आत्मसात किया। विट्ठल मंदिर विष्णु का एक विष्णु के रूप का मंदिर था, जबकि वो विरूपाक्ष को मानते थे। विरूपाक्ष उनके जो पत्र जाते थे उस पर श्री विरूपाक्ष लिखा होता था कन्नड़ भाषा में, अर्थात उन्होंने अपना जो इष्ट है वो विरूपाक्ष को माना था। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने विट्ठल मंदिर में भी काफी काम करवाया, जो इस बात को दिखाता है कि वो सभी परंपराओं को मान करके चलते थे, सभी परंपराओं को प्रश्रय देते थे और उनको फलने फूलने का अवसर देते थे। मंदिरों के गलियारों में व्यापारी लोग अपनी दुकान लगाया करते थे, ठीक है। जो मंदिरों के गलियारे होते थे वहां व्यापारी लोग अपनी दुकान लगाते थे, और एक एक विशाल गोपुरम का निर्माण भी स्थानीय नायकों द्वारा किया जाता था। जो गोपुरम होते थे, बहुत सारे नायक जो है मंदिरों के गोपुरम बनवाया करते थे। जैसे मैंने आपको जो पार्ट 1 था उसमें मदुरई के नायक के द्वारा बनवाया गया एक विशाल गोपुरम दिखाया था मैंने। तो ये जो नायक लोग होते थे, जो सैनिक अधिकारी होते थे इनके, वो लोग भी मंदिरों में जो है गोपुरम बनवाया करते थे। महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। विजयनगर की जानकारी के भंडार, फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियां हैं। अब इनकी महलों की, मंदिरों की तथा बाजारों का ये अंकन कैसे किया गया, क्योंकि वहां तो सब कुछ टूटा फूटा पड़ा था, और 1565 के बाद 1800 तक आते आते करीबन 300 साढ़े 300 साल तक ये सब ऐसे ही बना रहा। यहाँ की संरचनाओं को भी लोग ले गए होंगे सब कुछ, तो लेकिन फिर यहाँ अंकन कैसे किया गया। विजयनगर की जानकारी के भंडार, फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र तथा मूर्तियां हैं। 20वीं सदी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं कर्नाटक पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 20वीं सदी में 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। हम्पी जो पंपा देवी का मंदिर है उसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। 1980 के दशक से प्रारंभ करके लगभग 20 वर्षों में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने विजयनगर की जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। तब जाकर के यहाँ महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन हुआ, ठीक है। परिश्रम से किया गया गहन सर्वेक्षण हजारों संरचनाओं, छोटे देवस्थानों और पसंद से लेकर विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया है, ठीक है। तो बहुत गहन सर्वेक्षण किया गया है, तो उसमें हजारों संरचनाएं और छोटे देवस्थान ये सब जो निकल करके आए हैं, ठीक है, तो ये उस सर्वेक्षण से ही निकल के आए हैं। इस सर्वेक्षण से सड़कों, रास्तों, बाजारों आदि के अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका है, ठीक है। किसके आधार पर? सर्वेक्षण के आधार पर ही। जॉन एम फिट्ज, जॉर्ज मिशेल तथा एम.एस. नागराज राव ने लिखा है कि नष्ट हो चुकी लकड़ी, यानी जैसे अभी मैंने बताया था आपको, मानवी डिब्बा के ऊपर भी लकड़ी के स्तंभ थे, दूसरी मंजिल भी बनी थी लकड़ी की। स्तंभ, टेक, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। तो लकड़ी का तो कुछ बचा नहीं, क्योंकि उन्होंने आग भी लगा दी थी, तो हो सकता है आग में जल गए होंगे। 300 साल तक उसकी कोई देखभाल नहीं हुई, तो फिर वो नष्ट प्राय हो गए होंगे। लेकिन जो विद्वान लोग हैं वो कल्पना करते हैं कि यहाँ इस तरह से रहा होगा, ऐसे ऐसे लकड़ी की निर्माण जो है यहाँ पर रहा होगा, उसे कल्पना करके वो बताते हैं, बनाते हैं, ठीक है। अब उत्तरों की खोज में प्रश्न हैं कुछ, जिनके अभी तक उत्तर नहीं मिले हैं। सुरक्षित भवन हमें यह बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया। जो भवन है वो यह बताते हैं कि कौन सी वस्तुएं और कौन सी तकनीक से उनका निर्माण किया गया। शहर की किलेबंदी हमें उनकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी की जानकारी देती है। तो जो शहर की किलेबंदी, जैसे अब्दुल रज्जाक ने बताया कि शहर जो है
उसमें जो दुर्ग था उसकी 7 पंक्तियां थी, यानी 7 दुर्ग थे, 7 दुर्ग के अंदर राजा लोग रहते थे। तो शहर की किलेबंदी हमें उनकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी की जानकारी देती है, ठीक है। और उन्होंने खेती और जंगल तक को अपने किले के अंदर रख रखा था। इससे पता चलता है कि वो लोग सामरिक तैयारी के लिए यानी युद्ध की तैयारी के लिए भी कितने ज़्यादा मुस्तैद थे। और प्रतिरक्षण आवश्यकताएं भी उनकी थी, यदि कोई आक्रमण करेगा तो आक्रमण के समय पर वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी जो है वहाँ कंस्ट्रक्शन किए गए थे। उनके भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रसिद्धाता व्यक्त करना चाहते थे। तो जो उनके जो भवन हैं जो उन्होंने बनाए हैं, अब जैसे प्रतिरक्षा प्रणाली उन्होंने बनाई 7 दुर्ग की, तो ये सब चीज़ें ये बताती है कि वो जो है इन चीज़ों के विषय में क्या सोचते थे, किस तरह से उन्होंने इन चीज़ों का निर्माण करवाया। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण से हमें अब पता नहीं चलता है कि आसपास के क्षेत्र की जनसंख्या का एक बड़ा भाग इन प्रभावशाली भवनों के बारे में क्या सोचता था, क्योंकि जो स्थापत्य तत्व हैं, जो भी आजकल इमारतें वहाँ बची हुई हैं, उनमें जो जो चीज़ें बनी हुई हैं, तो वो जो स्थापत्य के तत्व हैं वो इन बातों की जानकारी नहीं देते कि उसके आसपास बसे हुए लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि वो ये बताते हैं कि उस समय के जो शासक थे विजयनगर के, वो इन भवनों को बनवाते समय क्या सोचते थे, कैसा विचार उनके मन में होता था, ये इस बात की वो है गारंटी है। इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य करने वाले श्रमिक इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य करने वाले श्रमिक इन उद्यमों के बारे में क्या सोचते थे जिनके लिए उन्होंने अपना श्रमदान दिया था, ठीक है। अब ऐसी ऐसी विशाल परियोजनाएं बनी वहाँ, ऐसे ऐसे विशाल मंदिर बने वहाँ, तो उन मंदिरों को बनाते समय वहाँ का जो मजदूर वर्ग था वो क्या सोचता था, यह जो है इस तरह की चीज़ें जो है अभी तक पता नहीं चली हैं। तो इनको इनकी खोज में जो प्रश्न हैं वो यही हैं कि ये प्रश्न हैं और इनके उत्तर जो है अभी भी अनुत्तरित हैं, अर्थात इनके उत्तर अभी तक मिले नहीं है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते थे। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की जो विजयनगर शहर को जो तोड़ फोड़ दिया गया, उस तोड़ फोड़ के बाद में जो भी अवशेष वहाँ बचे, जो अभिलेख बचे, जो छाया चित्र इकट्ठे किए गए, जो सर्वे तैयार किया गया, उन सब के आधार पर चीज़ों को खोजा गया है कि ये राजकीय केंद्र था, ये धार्मिक केंद्र था, यहाँ कृषि होती थी, ये जल की प्रणाली थी, यहाँ जल संपदा को इकट्ठा किया जाता था। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो प्रश्न अभी तक अनुत्तरित हैं वो ये आपके सामने हैं। जो भवन की तकनीकी और वस्तुओं के बारे में है, जो किलेबंदी के बारे में है, ठीक है, और जो भवन इतने बड़े व्यापक और सांस्कृतिक हैं उनके बारे में निर्माणकर्ता क्या सोचते थे, ठीक है, और जो मजदूर वर्गों ने वहाँ पे काम किया वो उन भवनों के बारे में क्या सोचते थे, और स्थापत्य तत्व कौन कौन से थे जिनसे एक बड़ी जनसंख्या जो आसपास की रहती थी वो क्या सोचती थी। तो ये जो विचार हैं उन लोगों के अभी तक किसी भी स्रोत के द्वारा पता नहीं चले हैं। तो ये उत्तरों की खोज में है ये सभी प्रश्न। अब देखिए ये काल रेखा है। 1200 से 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में दिल्ली में हुई थी, ठीक है। 1300 से 1400 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यानी 1336 में हुई थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। और उसके उत्तर में बहमनी राज्य की स्थापना हुई 1347 में। ये बहमनी राज्य बाद में पांच राज्यों में बट गया था, और जिनमें से 2 राज्य तो नष्टप्राय हो गए थे, लेकिन 3 राज्य बचे रहे 16वीं सदी तक, और ये 3 राज्य थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में भी सल्तनतें आ गई थी। 1400 से 1500 में उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई 1435 ईस्वी में, और 1515 ईस्वी में
1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने गजपति शासकों को हराया था। गुजरात और मालवा की सल्तनतों की स्थापना हुई थी इसी पीरियड में। अहमदाबाद, बीजापुर तथा बरार में सल्तनतों का उदय हुआ था। तो आप देख रहे हो कि ये क्षेत्र वो था जिसमें चारों तरफ मुस्लिम सुल्तान थे। 1500 से 1600 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय ली गई 1510 ईस्वी में। ठीक है, बहमनी राज्य का विनाश हो गया और गोलकुंडा की सल्तनत का उदय हुआ 1518 ईस्वी में। बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में। अनिश्चित तिथि की ओर संकेत करता है काल रेखा। विजयनगर की खोज व संरक्षण की मुख्य घटनाएं। 1800 ईस्वी में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा की गई। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। वहां जो भी हम्पी का कुछ जो भी बचा हुआ था उस क्षेत्र में, उनके उसने चित्र लिए। और 1876 में पुरास्थल की मंदिर की दीवारों के अभिलेखों का J.F. लीट द्वारा प्रलेखन आरंभ किया गया। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण का कार्य आरंभ हुआ। ठीक है, कि जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डीजी थे, महानिदेशक थे। ठीक है, और 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। हम्पी को यूनेस्को द्वारा। ठीक है, तो आजकल जो हम्पी का जो क्षेत्र है, जिसे अभी हमने विजयनगर के रूप में पढ़ा है, ये जो है यूनेस्को द्वारा भारतीय विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया गया है। ठीक है, 1986 में हुआ ये। इस प्रकार ये पार्ट 7 जो है पूरा होता है। इसके तीनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने आपके साथ डिस्कस किए। आशा है आपकी समझ में आए होंगे। अब अगला पार्ट अगले सेशन में आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।